प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार भिन्न भिन्न विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज का जो विषय है ये हमारी विरासत का विषय। हमारे बोले गए शब्द और संबोधन हमारी विरासत को सहेज कर रखते हैं। तो इसी विषय को लेकर के आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। बचपन में जब हम गांव में रहते थे, उस समय हम बहुत सारे शब्द बोलते थे। जो जो हम आगे बढ़ने लगे, गांव से निकल करके शहर में आए, तो शहर के परिवेश में जो हम गांव की भाषा बोलते थे वह हमें उपहासजनक लगने लगी। जो कोई व्यक्ति गांव के शब्दों का इस्तेमाल करता था, उसे लगता था कि ये अनपढ़ है। यानी कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के प्रति एक धारणा ये हो गई कि ये अनपढ़ है, गंवार है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, इसके शब्द ठीक नहीं है। तो अपने आप को सिविलाइज्ड बनाने के लिए, अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए, पढ़ा लिखा बनाने के लिए हमने बहुत तेज गति से शब्दों को छोड़ना शुरू किया। जिन्हें हम अच्छे शब्द मानते थे उनको धारण करना शुरू किया, और हमें लगने लगा कि हम सिविलाइज्ड हो गए, हम सभ्य हो गए। हमारे पास पास अच्छे शब्द हैं, हमारे पास शब्दों का संकलन बहुत सुंदर है। धीरे धीरे करके वो सारे शब्द परंपराओं से भी लुप्त हो गए। उस विकास की दौड़ में दौड़ते हुए, विकास के क्रम में बढ़ते हुए जब हम आगे आए, बुद्ध की शरण में आए, धम्म की शरण में आने के बाद पाली भाषा से रूबरू हुए। पाली भाषा को समझना जानना धम्म की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि बिना शब्दों के जाने हम शब्दों के भाव नहीं समझ सकते। अनजाने में अर्थ के अनर्थ हो ही जाते हैं। आज यद्यपि पाली भाषा नहीं सीखी है, फिर भी पाली के कुछ शब्दों को समझने की कोशिश की है। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जिसे हम विकास कह रहे हैं, जिन शब्दों को लेकर के, जिस भाषा को लेकर के, जिन संबोधनों को लेकर के हम अपने आप को फॉरवर्ड कह रहे हैं, प्रगतिशील कह रहे हैं, ठीक से समझने के बाद पता लगा कि हम दिशाहीन हो रहे हैं। कहां तो हम अपने आप को प्रगतिशील मान रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रगति हमने की, लेकिन प्रगति इतनी ज्यादा हुई कि हम अपनी विरासत को भूल गए। और अपनी विरासत और हमारे बीच में जो एक संबंध था, जो प्रमाणित करता था, जो बताता था कि हमारा इससे कोई संबंध है, वो सारे के सारे तथ्य हमसे छूट गए। आज हमारा कोई लगाव नहीं है। तो आज का विषय सिर्फ यही है, अगर हम अपने गौरवशाली संबोधन, गौरवशाली शब्द, अपनी परंपराओं को अगर ठीक से समझ लें, उनको अभ्यास में ही जारी रखें, तब निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम अपनी विरासत को भूले नहीं है, बल्कि अपनी विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। जब पाली की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पाली एक भाषा थी। तो निश्चित रूप से हर भाषा का अपना क्षेत्र होता है।
मगध के क्षेत्र में उसे मागधी कहते हैं, और हर क्षेत्र में बदलते बदलते थोड़ा आगे जाते भोजपुरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में उसे हिंदी बोल देते हैं, हरियाणा में आते उसे हरियाणवी बोल देते हैं। लेकिन जब हम इन भाषाओं से बाहर जा करके, जैसे हमें लगता है कि गुजराती अलग भाषा है, मराठी अलग है, तेलुगु अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं, बोलने के तरीके, उनका फ्लो, उनके उच्चारण, शब्दावली बहुत भिन्न लगती है। क्योंकि सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गहराई से बात नहीं करूंगा, लेकिन पाली और हिंदी को लेकर के मैं कुछ शब्दों की आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं। जब भी कोई सभ्यता नष्ट होती है या एक सभ्यता दूसरी सभ्यता पर अतिक्रमण करती है, तो वह सबसे पहले उस सभ्यता के चिन्ह, प्रतीक, आस्था, विश्वास, उनको नष्ट करता है, ताकि उन लोगों को पता ना लगे कि उनकी सभ्यता नष्ट हुई है, उनकी सभ्यता पर कोई आक्रमण हुआ है, उनकी विरासत का कोई और मालिक बन गया है। जैसे जो ही सिविलाइजेशन का दौर बनता है, एक भाषा दूसरी भाषा से रिप्लेस हो जाती है, उसी भाषा के संबोधन आते हैं। जैसे हम पहले, मैं देहात की बात करूं, गांव देहात में पिता को बापू कहा जाता था। आज भी हरियाणा के एक क्षेत्र में बापू ही कहा जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में। बापू से पिता बना, लगा कि कुछ सिविलाइज्ड हो गया। पिता से डैडी बना, पापा बने। हर वक्त लगता है कि हम कुछ सिविलाइज्ड हो गए, लेकिन अपनी विरासत थी, उससे हम छूट गए। और ये षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, कुछ लोग करते हैं और हमें पता नहीं लगता। जैसे अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हरियाणा में जो पहले गुड़गांवा था, उसको गुड़गांव बोलते थे, गुड़गांव, अब उसका गुरुग्राम कर दिया। गुरु गांव भी कर सकते थे, लेकिन गुरुग्राम कर दिया। गुरु, किसी गुरु को लेकर के, द्रोणाचार्य को लेकर के गुरुग्राम कर दिया। हिंदी भाषा में ग्राम शब्द लिखा जाता है, गांव को गांव नहीं लिखते, ग्राम ही लिखते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद। अब ग्राम से पहले क्या था? हम गांव बोलते थे, हम हिंदी में से गांव ही बोलते थे। लेकिन थोड़ा और अतीत में जाते हैं, जहां शिक्षा का ज्यादा प्रचलन नहीं है, वहां आज भी गांव को गांव बोलते, गा और मैं, गांव। हम भी कई बार बोलते रहे, हम कहते भी ये हमारे गांव की बात है। तो गांव सब शब्द है, ये गांव ही है, जिसे हम गांव बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, विलेज बोलते हैं। पाली में ये गांव है, गांव। ये मेरे गांव की बात है, ये मेरा गांव है। अगर हम गांव बोलते हैं तो लगता है कि हम अपनी विरासत में हैं। जब हम ग्राम बोलते हैं तो लगता है कि बहुत काल से हमारा संबंध नहीं है। कुछ शब्दों को लेकर के उनके अर्थ बदल दिए, इनको मूल्य विपर्य कहते हैं, मूल्यों को बदल देना। और मूल्य विपर्य में दो ही बातें होती हैं, या तो उसके मूल्य बढ़ा देना या उसके मूल्य गिरा देना। शब्दों को लेकर के हम पर बहुत प्रहार हुआ, बौद्ध सभ्यता पर बड़ा प्रहार हुआ, और संशोधन के नाम पर, शब्दों को सुधारने के नाम पर शब्दों के स्वरूप को बदल दिया गया। जैसे बुद्ध होना बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और बुद्ध ज्ञान का ही नहीं, सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध होना सर्वोच्च ज्ञान को उपलब्ध होना है।
लेकिन आपने भी देखा है, हमने भी इसको देखा है, जब हम पढ़ते थे तो जो बच्चा कक्षा में कमजोर होता था, अध्यापक उसे बुद्धू कहते थे। तू बड़ा बुद्धू है, तेरी समझ में नहीं आएगा, तू बुद्धू है। अब बुद्धू क्यों कहा गया? उस समय हम भी इन शब्दों का प्रचलन में इस्तेमाल करते थे कि तू बड़ा बुद्धू है, ये तो बुद्धू आदमी है। तो बुद्धू क्यों कहा गया? जबकि बुद्धि तो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक को बुद्धू क्यों कहा गया? बुद्धू का मतलब हो गया ना समझ, और बुद्धि का मतलब होता बहुत समझदार, और बुद्ध का मतलब होता है समझ में सर्वोच्च पराकाष्ठा। तो बुद्ध को या बुद्ध के मानने वालों को या बुद्ध में विश्वास करने वालों को यूं तो समझदार होना चाहिए था, लेकिन उनको मानसिक रूप से उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इस बुद्ध शब्द का मूल्य विपर्य किया, और बुद्ध ना कह करके भाई ये बुद्ध है, ये बुद्ध को मानने वाला है, नहीं ये बुद्धू है, बुद्धू कह करके उपहास का पात्र बना दिया, बुद्धू कह करके हमें कम बुद्धि वाला बना दिया, और बुद्धू कह करके इसका शब्द मूर्ख हो गया। हिंदी की डिक्शनरी में बुद्धू का अर्थ मूर्ख लिखा है। अब डिक्शनरी में क्यों लिखा गया? क्योंकि उसका प्रचलन में उसे बुद्धू कहा गया, उसको मूर्ख कहा गया। अगर हम बुद्ध के अनुयायी हम भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि यह हमारी विरासत पर आक्रमण था। मूल्य विपर्य, जैसे ठाण शब्द है, ठाण। अब ठाण शब्द में हरियाणा के परिवेश में बात करूं, जहां पशुओं को बांधा जाता है, वर्तमान समय में हम उसे ठाण कहते हैं। ये भैंस का ठाण है, ये गाय का ठाण है। ठाण का मतलब है जहां पशु बांधे जाते हैं वो स्थान। लेकिन जब पाली भाषा में हम आते हैं, ठाण का मतलब है स्थान। पशु बांधने का स्थान नहीं हो गया, वो ठान हो गया स्थान। और थोड़ा और डीप जाते हैं तो ठान का मतलब है कि वो पवित्र स्थान जहां पूजा की जाती है, जहां बुद्ध की प्रतिमा रखी जाती है, जिस स्थान को लोग नमन करते हैं, या जहां बैठ करके अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस स्थान को ठाण कहते हैं। अब पाली भाषा में ठाण एक पवित्र स्थान हो गया, एक अच्छा स्थान हो गया, सम्मानजनक स्थान हो गया। मूल्य विपर्य में उसको पशु बांधने का स्थान बना दिया, तो इसका मूल्य विपर्य हो गया। आप कहेंगे कि मूल्य विपर्य क्यों किया गया? मूल्य विपर्य इसलिए किया गया ताकि उससे संबंध रखने वाले लोग अपमान का अनुभव करें और अपने जो विरासत में संबोधनों से, प्रतीकों से जो संबंध बना है उससे नाता तोड़ लें। जैसे बहुत सारे संबंध जो हमें विरासत से जोड़ते हैं। जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो आज पढ़े लिखे लोग कहते हैं बौद्धों की अपनी एक संस्कृति है, बौद्धों की एक संस्कृति है। यह शब्द नितांत ही गलत है। बौद्धों की संस्कृति नहीं है। संस्कृति ये शब्द बना है संस्कृत से, और संस्कृत पाली का शब्द नहीं है। बौद्धों की संस्कृति नहीं है। संस्कृति का इंग्लिश में अगर देखें तो हम कल्चर कहते हैं। कल्चर संस्कृति है, लेकिन बुद्धिज्म में कल्चर शब्द नहीं है, संस्कृति नहीं है। बुद्धिज्म में हम कहते हैं ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं। अब हमारी सिविलाइजेशन थी, लेकिन सिविलाइजेशन से सभ्यता बनती है। पाली में ये सभ्यता है, इंग्लिश में सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन सभ्यता, सभ्यता का मतलब है जो सभ्य है। सभ्य का मतलब है
जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, जहां अच्छे गुणों के लोग रहते हों, जहां अच्छे गुण वाले लोग रहते हों, वो सभ्यता है, वो सिविलाइजेशन है। यानी जिनके जीने के अपने नियम हैं, जिनके जीने के अपने तौर तरीके हैं, जो मापदंडों के आधार पर जीते हैं, नियमों के आधार पर जीते हैं, जिनके जीवन का कोई स्तर है, लेवल है, वो सिविलाइजेशन है, वो सभ्यता है। तो सभ्यता शब्द बौद्धिक शब्द है, लेकिन जब हम कल्चरल कहते हैं, सांस्कृतिक कहते हैं, तो संस्कृति जो शब्द है, जो कल्चर शब्द है, ये परंपराओं से बनता है। जैसे होली के समय या दिवाली के समय, होली के समय लोग नाचते हैं, गुलाल लगाते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, ये कल्चर हो गई। शादी के समय ये गीत गाया जाता है, ये कल्चर है। यानी जो परंपराओं में चीजें हैं वो कल्चर है। परंपरा अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। शादी के समय महिलाएं अपने रिश्तेदारों के लिए गीत गाती हैं, तो गीत दो प्रकार के होते हैं। एक तो सम्मान में गाया गया गीत, एक होता है मजाक के स्वरूप, अपमान में गाया गया गीत। चुभने वाले गीत, व्यंग्यात्मक गीत गाते हैं, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। जैसे कपड़े कैसे पहनते हैं, ये संस्कृति है। महिला ऐसे ही कपड़े पहनेगी, ये परंपरा है। लेकिन सभ्यता में ये कभी भी नहीं होता। सभ्यता में सभ्य शब्द जुड़ा होता है। तो सभ्य शब्द शिक्षा से बना है, मापदंडों से बना है, संस्कारों से बना है, इनकी संस्कारों से, इनके जो सीखने की प्रक्रिया बहुत सुंदर है। अब बौद्ध सभ्यता थी, हमारी नागरीय सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी के समय भी अगर हम देखते हैं तो उनको नगर कहा जाता है। हर शहर के पीछे नगर ही था। जैसे बुद्ध का साहित्य पढ़ते हैं तो बुद्ध उस नगर में गए, उस महानगर में गए, तो नगर और महानगर शब्द आते हैं। आज हम वो नगर छूट गए, आज नगर नहीं है, शहर ये अरबी भाषा से आ गया और शहर से सिटी हो गया। आज भी देखते हैं कुछ शब्दावली में पाली भाषा यूं की यूं है। जैसे हरियाणा में जिला बोलते हैं, जिला, तहसील। उत्तर प्रदेश में जनपद कहा जाता है। जनपद एक क्षेत्र का नाम था। बौद्ध काल में जनपद ही शब्द प्रचलन में था। उत्तर प्रदेश में आज भी शासकीय शब्दावली में जनपद शब्द लिखा जाता है। तो जनपद की बात करते हैं तो हमें बुद्ध के शासन का समय नजर आता है, और जब तहसील जिले की बात करते हैं तो हमारा उससे संबंध खत्म होता है। तो ये सभ्यता के लिए हम जब भी बात करें, बौद्ध सभ्यता की बात करें, संस्कारों की बात ना करें, हम इसकी संस्कृति की बात ना करें, तो ये मूल्य विपर्य हो गया। सभ्यता को संस्कृति में बदल दिया, नागरिक सभ्यता को संस्कृति में डाल दिया, तो यहां हमारा संबंध कम हो गया। फिर कुछ शब्द का और मूल्य गिराया गया, उन्हें अनाड़ी कहा गया, उन्हें देहाती कहा गया, उन्हें कम पढ़ा लिखा कहा गया। जैसे बचपन में जब हम, बहुत ठंड पड़ती थी, जब पानी जम जाता था, ओस जम जाती थी, या बाहर रखा हुआ घड़े में रखा पानी जम जाता था, हम कहते थे आज तो बड़ा पाला पड़ा है। अब ये पाला पड़ना मतलब है कि पानी का जम जाना। पाली भाषा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने को पाला पड़ना ही भी कहते हैं। आज तो पाला गिरा है, पाला पड़ा है। तो पाला शब्द उस समय था, लेकिन आज हम, ये सब लुप्त हो गया। हम बोलते थे भी तावड़ मत कर, या तावला सा आ जा। तावला शब्द का मतलब है शीघ्रता से आ जा। ये तावला जो शब्द है ये पाली का शब्द है, तावल मत कर। तो तावल शब्द है, तावला शब्द है। हमें लगता था कि देहाती शब्द है, ये देहाती शब्द नहीं है। देहात में वो शब्द बचा रह गया, क्योंकि वहां
आधुनिक शिक्षा का प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए वो सभ्यता के शब्द बचे रह गए। इसलिए देहात के लोग आज भी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम देहाती कहते हैं। वास्तव में वो देहाती शब्द नहीं है, वो हमारे प्राचीन विरासत के शब्द हैं। अब जैसे हम बोलते थे थम जा, थम जा का मतलब रुक जा है। किसी को रोकना होता था, कहता थम जा, और कहता मैं थम गया। थम जा शब्द पाली का शब्द है। अगर मराठी में आप देखते हो तो वहां बस स्टैंड को बस थांबा लिखा जाता है, बस थांबा, यानी कि बस के ठहरने का स्थान। थांबा का मतलब थम जाना, बस का थम जाना। जहां बस थम जाती है वो बस थांबा हो गया। मराठी में बस थांबा हो गया। थम जा शब्द मराठी में भी है, हरियाणवी में भी थम जा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और राजस्थानी में भी थम जा शब्द है। तो ये शब्द जो हैं ये अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को सहज कर रखते हैं। जिन शब्दों को हम देहाती मान रहे थे, आज पता लगा है कि वो देहाती शब्द नहीं है, वो हमारी विरासत है। तो हमें, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आज हम कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है। पाली में से ताप बोलते हैं, भाई ताप बहुत हो गया, बहुत ताप, ताप ले। जब हम आग जला करके हाथ सेकते थे ठंड में तो हम कहते थे ताप ले, तू भी ताप ले। ताप ले का मतलब गर्म कर ले, गर्मी ले ले। तो ताप शब्द जो है ये गर्मी का अर्थ है, ताप। तो तापना शब्द जो है ये पाली का शब्द है। इसी प्रकार से जाड़ा शब्द भी, आज तो बहुत जाड़ा पड़ा है, जाड़ा का मतलब भी बहुत ठंड पड़ना। गाने भी है जाड़ा पड़ गया, तो ये तो जाड़ा पड़ना, पाड़ा जाना, जाड़ा पड़ना मतलब बहुत ठंड होना। ताप का मतलब है गर्मी का होना, तापले का मतलब हाथ सेकना, और तावला का मतलब जल्दी हो गया, शीघ्र हो गया। शीघ्र हिंदी का शब्द हो गया, जल्दी दूसरी भाषा का शब्द है। जैसे आज हम सेतु बोलते हैं, सेतु शब्द, आपको लगता है सेतु शब्द हिंदी का, संस्कृत का? नहीं, सेतु का पाली का शब्द है, सेतु। जैसे हम कहते हैं लब ले, लब का मतलब प्राप्त होना है भाई। पंजाबी में लब ले शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, हरियाणवी में भी लब ले। लब का मतलब लाभ हो गया, लाभ का मतलब प्राप्त होना। तो लाभ शब्द जो है वो लब से बना है, इसे प्राप्त होना कहते हैं। हम घर की बात करते हैं, घर, पाली में से गेह बोलते हैं, गे है गेह, और इसे साला भी बोलते हैं, साला। अब साला जो शब्द है ये पत्नी के भाई के लिए इस्तेमाल होता है आज के वर्तमान। लेकिन साला ये पाली का शब्द है। साला का मतलब है जहां लोग रहते हों, वो साला हो गया। जैसे धर्मशाला, धर्मशाला का मतलब है जहां जिनमें आपस में संबंध नहीं है लेकिन एक परंपराओं का संबंध है, वो धर्मशाला होगी। यदि सभी के कल्याण के लिए रहने के स्थान, धर्मशाला। कार्यशाला, जहां काम करने के लिए रुकते हैं, कार्यशाला हो गई। जहां रहने के लिए रुकते हैं वो गेहशाला हो गई। ये गेह है, साला है। अब साला शब्द रिश्तों में आ गया, जबकि ये घर का था। बुद्ध के शासन में घर के मालिक को गेहपति कहते थे, गेह स्वामी, गेहपति, गृहपति, जिसे आज हम गृहपति कहते हैं, वो गेहपति था। पति का मतलब स्वामी है। जैसे हम राष्ट्रपति शब्द कहते हैं, राष्ट्रपति मतलब है राष्ट्र का स्वामी है, राष्ट्र का मालिक है। आज महिलाएं, कोई अपने आप को हाउस मेकर कहती है, कोई कहती है कि मैं होम मेकर हूं, कोई कहती है कि मैं कुछ नहीं करती हूं। बुद्ध शासन में उन्हें गेह स्वामी कहा जाता था, घर की मालिक कहा जाता था। तो ये हमारे शब्द हैं। इसके साथ साथ जैसे हमारे संबोधन है, आज माता को हम माता कहते हैं, मम्मी, माँ। पाली में इसको अम्मा कहा जाता था। इस्लाम में आज भी अम्मा कहते हैं।
पाली में भी अम्मा कहा जाता था माँ को, और पिता को जनको कहा जाता, जनको। तो पिता के लिए जनको शब्द है, माँ के लिए अम्मा है, पुत्र के लिए पुत्तो, पुत्र, पुत्र शब्द था, पुत्र, पुत्र शब्द जो था पुत्र के लिए है। जो पिता में है उसको अय्यक कहा जाता था, अय्यक, ए आधा ये पूरा ये के अय्यक। और दादी जो थी उसको अय्य कहा। जो दादा दादी हैं उनको पितर भी कहा जाता था, पितर। जो पितर शब्द थे वो पिता के पिता को कहते थे, लेकिन आज हिंदी में, संस्कृत में पितर का मतलब हो गया मरने के बाद जिनकी आत्मा भटकती है, उनको पितर कहा। यानी कि किस प्रकार से हमारे शब्दों का मजाक उड़ाया गया। भरिया जो शब्द है इसको स्त्री के लिए कहा जाए, भरिया। अब भरिया शब्द लुप्त हो गया। जैसे रक्षा, हम रखा कहते थे, रखा। जैसे आप अगर मुंबई में गए होंगे तो वहां पाव भाजी बहुत पॉपुलर खाना है। पाव भाजी, पाव का मतलब है रोटी का बनाया हुआ, ब्रेड का पीस, पाव। भाजी का मतलब है जो सब्जी बना के देते थे। भाजी शब्द जो है ये भज शब्द से बना, भज। भज का मतलब है भुना हुआ। जो भुना हुआ है उसे भज बोलते थे। पाली में ये भज हो गया, हिंदी में से, मराठी में ये भाजी हो गया, इसलिए पाव भाजी। यानी पाव मतलब बड़ा हो गया और भाजी का मतलब हुआ जो सब्जी भुनी हुई है वो भाजी हो गई। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से शब्द थोड़े थोड़े रूपांतरित होकर के हमारे, जो हम कहते हैं खेत में खाद डाल दें, खाद का मतलब ही खाना होता है। हम फसल के लिए भी जो खाद डालते हैं, खाद का मतलब ही खाना होता है। तो खाना को खाद कहते हैं। दिस, दिस का मतलब देखें, देखें ये दिस हो गई। इसके साथ साथ मैं कुछ और शब्दों का जो जिक्र कर रहा हूं, जैसे शमशान है, इसे बौद्ध काल में सुसान कहा जाता था। आंख को चक्षु कहा जाता, चक्षु। जो पेड़ है, वृक्ष है, इसे रुख कहते थे। और आज भी बहुत सारे बुजुर्ग तो यही भाषा बोलते हैं, भाई रुखड़ी उखाड़ ले। खेत में काम करने वाले आज भी कहते हैं भाई ये रुखड़ी उखाड़। रुखड़ी मतलब छोटा पौधा, रुख बड़ा पौधा, बड़ा पेड़, रुख। तो रुख पाली का शब्द है। हम कभी भी पौधारोपण नहीं बोलते, हम रुख रोपण कहते हैं। धमभूमि जब भी कोई पौधारोपण अभियान चलाती है तो हम उसको रुख रोपण अभियान ही कहते हैं। रुख रोपण, रुख पौधा, पेड़। तो हमें अपने शब्दों के साथ इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपनी विरासत को समझ सकें। दो तीन बातें और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विवाह के समय हम दूल्हा और दुल्हन शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमें दूल्हा और दुल्हन शब्द इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लड़के को दारक कहते हैं और लड़की को दारिका कहते हैं। तो विवाह के समय एक दारक है, एक दारिका है। और कालांतर में ये दारक दारिका शब्द बड़े पैमाने पर प्रयोग होते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ये शब्द गाली का प्रतीक हो गया। जैसे महिलाएं आपस में लड़ती हैं तो कहते हैं कि ए दारी के। तो दारी का जो शब्द हो गया, दारी के मतलब हो गया साला हो गया। तो वर्तमान में ये भी मूल्य विपर्य का एक उदाहरण है कि दारक और दारिका शब्द हमारे थे। जो लड़का है उसे दारक कहा गया, लड़की को दारिका कहा गया, लेकिन मूल्य विपर्य में इन शब्दों को गाली में इस्तेमाल कर लिया। अदारी के मतलब वो गाली हो गई, जैसे साला हो गया, इस प्रकार से। तो जो बुद्धिज्म में जिन शब्दों की गरिमा थी उन शब्दों को
खंडित किया गया, हमारी पहुंच से दूर हो गया। और बता रहा हूं जैसे शब्दों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया। आपने देहात में सुना होगा, कभी 5-7 लोग बैठे हो, चर्चा हो जाए, तो कोई कह देता है 3 पास मत कर, तू बड़ी 3 पास करता है, तेरी 3 पास रुकती नहीं। तो 3 पास करना, 3 पास करता है, जब देखे जब भी 3 पास करता है। ये 3 पास क्या थी? ये 3 पास कुछ और नहीं थी, ये कृष्ण पंसिल की बात है। कृष्ण का मतलब है शरणगमन होना, और 5 का मतलब है शीलवान होना। जब भी बौद्ध लोग बात करते थे, वो मापदंडों की बात करते थे, शीलों की बात करते थे, शरणगमन की बात करते थे। अब जिन लोगों के मापदंड नहीं थे, जो शीलवान नहीं थे, नैतिक नहीं थे, सदाचरणवादी नहीं थे, उनको ये बातें बुरी लगती थी। अब शराबी कैसे शील को स्वीकार करेगा? दुराचारी, झूठ बोलने वाला, हिंसा करने वाला, वो तो इन शब्दों से नफरत ही करेगा। जब सभ्यता पर आक्रमण होता है तो उसके साथ नफरत भी विरासत में आती है। तो वे लोग शीलों से भी नफरत करते थे, इसलिए वो दुराचारी भी थे, हिंसा करने वाले भी थे, झूठ बोलने वाले भी थे, बहकाने वाले भी थे, और नशा करने वाले भी थे। उनके बीच में अगर कोई कहे कि सदाचरण की बात तो ये है, हमें सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे लोग उनको डिमोरलाइज करने के लिए कहते थे तू बड़ी 3 पास करता है, जब भी देखे तेरी 3 पास रुकती नहीं है। तो 3 पास का मतलब है जो बुद्ध की बात करता था, जीवन के मापदंडों की बात करता था, सदाचरण की बात करता था, दूसरी संस्कृति के लोगों ने उनका मनोबल गिराने के लिए 3 पास को एक उपहास के रूप में ले लिया, जबकि ये गरिमा की बात थी। ये जब भी बात करता है ये हमेशा 3 पास करता है, कृष्ण पंसिल की बात करता है। हर भाषा शैली में समझाने के अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन हम चूंकि इन शब्दों को समझ नहीं पाए, इसलिए हम भी उनकी भाषा में भाषा मिलाने लगे। ये तो बड़े 3 पास कर रहा है। तो ये शब्दों के प्रति एक नकारात्मक छवि पैदा करना, एक नकारात्मक भाव पैदा करना। अब जैसे अरि का मतलब शत्रु होता है, और अरिय का मतलब होता है पवित्र। अब बुद्ध ने हमें 4 अरिय सत्य दिए, पवित्र यानी श्रेष्ठ सत्य खोजे कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण, उसका मार्ग है। दूसरी सभ्यता संस्कृति के लोगों ने उनको आर्य सत्य बना दिया। आज हिंदी भाषा में आर्य सत्य लिखते हैं। आर्य कोई शब्द नहीं है पाली में, अरिय शब्द था, अरिय, अरिय सत्य, अरिय सच। अरिय सच का मतलब है जो 4 श्रेष्ठ सच हैं। हम पाली में सच बोलते थे, इसको हिंदी में सत्य कर दिया। हम कहते हैं मैं सच कह रहा हूं, सच का मतलब है सही कहना। हम सच बोलते थे, पाली में सच है, हिंदी में सत्य हो गया। हमें हिंदी का सत्य अच्छा लगता है, सच बुरा लगता है। तो ये हमारे मन में इन शब्दों के प्रति बहुत ज्यादा एक नकारात्मक भाव पैदा कर दिया, और जिससे हमें लगता है कि हम अनपढ़ से लोग हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे शब्द हैं, अभी चूंकि मैं आज इस विषय की अच्छी से तैयारी नहीं कर पाया, समय नहीं मिल पाया, तो भी मैं बता रहा हूं। हम बौद्ध हैं, हमें बौद्धों के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, जैसे पायस शब्द है, हम हिंदी में इसे खीर कहते हैं, बौद्ध काल में पायस थी। तमिलनाडु में जब जाते हैं तो इसको पायसम कहते हैं, पायसम। गुजराती में इसे पायस कहते हैं। जो पाली में पायस शब्द है, गुजराती में यू का यू पायस है, और तमिलनाडु में जाते जाते ये पायसम हो गया। तो शब्द हमारे वही हैं, भाषा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रूपांतरण हुआ। तो तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज है, तमिल तो 100% पाली भाषा का ही एक रूपांतरण है। और हरियाणा की जो हरियाणवी भाषा, जिसे खड़ी भाषा बोलते हैं, ये 100% पाली भाषा का ही रूपांतरण है।
आज हरियाणा में जैसे मैं दो चार शब्दों को उदाहरण देके बता रहा हूं। हिंदी में हम कहते हैं पानी पी लो, पानी। हरियाणा में कोई भी पानी शब्द नहीं कहता, सभी पानी ही कहते हैं। हम कहते हैं खाना खा लो, खाना। हरियाणा में इसे खाना खा लो, खाना, अने अने शब्द बोलते हैं। तो अने शब्द जो है ये पाली भाषा में ही बार बार संबोधन में आता है, पाणाति पाता। तो पाणा जो शब्द है वो पाली से ही आया है। तो हरियाणा में जो खड़ी भाषा बोलते हैं वो खड़ी भाषा नहीं है, एक्चुअल में वो पाली भाषा का प्रभाव है। वो क्षेत्र के हिसाब से कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, लेकिन आज भी हरियाणवी शब्द में, हरियाणी भाषा में पाली भाषा की बहुत बड़े पैमाने पर शब्दों का समावेश है। हरियाणा के जैसे हरियाणा ही शब्द है, हरियाणा भी शब्द अपने आप में एक पाली का शब्द है, याना मानी आने वाला। तो ये जो शब्दों का जो स्रोत है वो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। इसलिए जितने भी बौद्ध अनुयायी इस बात को सुन रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि जब भी हमें अवसर मिले हम अपने शब्दों को इस्तेमाल करें। जैसे आज हम भी पहले बोलते थे बुद्ध के प्रवचन, बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के प्रवचन नहीं थे, पर वचन, दूसरों के वचन नहीं थे। बुद्ध के मुख से बोला गया एक एक शब्द, इसे पाली में देशना कहा गया। बुद्ध के मुख से निकले हुए शब्द देशना है। देशना का मतलब है वो बात, वो शब्द जो उस समय भी सच था और आज भी सच है, जिनके भाव नहीं बदले, जिनमें लेस मात्र भी गलती नहीं है, जो उस समय भी सच था आज भी सच है, वो देशना है। तो बुद्ध की बात जब भी होगी तो देशना होगा। लेकिन जब हम आज वर्तमान में संस्कृत करते हैं तो इसमें परवचन हो गया, दूसरों के वचन, क्योंकि इनके अपने वचन नहीं थे। जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धार्मिक संत हैं, वो प्रवचन कहते हैं क्योंकि उनके वचन नहीं है। वो बुद्ध के शब्दों को अपने शब्द बना के बोलते हैं, इसलिए वो प्रवचन है। नैतिक ईमानदारी है उनकी कि वो प्रवचन करते हैं। तो बुद्ध देशना देते थे, तो बौद्धों को देशना शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध ने कभी भी जागरण के लिए नहीं कहा, बुद्ध ने कभी कथा नहीं कही। कथा का मतलब होता है कहानी, जिसका सच्चाई से संबंध नहीं होता, जिसमें काल्पनिक पात्र होते हैं, वो कथा होती है। बुद्ध ने जो भी कहा वो गाथा थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौद्ध कथा चलती है। तो बौद्ध कथा का मतलब यही है, बुद्ध के नाम पर, काल्पनिक पात्रों के नाम पर कही गई कथाएं, कहानियां। जैसे जातक कथा, तो कथा शब्द ही बताता है ये बुद्ध की बातें नहीं है। तो जातक कथाएं बुद्ध की कथा नहीं है, बुद्ध के नाम पर कहानियां बनाई गई, ये जातक कथा हो गई। तो आज जो बौद्ध कथा कहते हैं वे बुद्ध परंपरा के बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। बुद्ध ने जो कहा वो गाथा है। तो गाथा शब्द है ये बौद्धिक है, पाली का है। कथा शब्द है ये बौद्धिक नहीं है, बुद्ध का नहीं है, ये संस्कृत का या हिंदी का शब्द हो सकता है। तो ये कुछ शब्दों का संयोजन करके मैंने आपके बीच में रखा है। कुछ संबोधनों की मैंने बात कही है। हमें अपनी बौद्ध विरासत को समझने के लिए जब भी बात करें, बौद्ध विरासत की बात करें, जब भी बात करें बौद्ध सभ्यता की बात करें, जब भी बात करें नागरीय सभ्यता की बात करें, नगर की बात करें, काम की बात करें, अपने शब्दों का उपयोग करें। तो मैं समझता हूं कि ये सारे शब्द, ये संबोधन हमें अपनी विरासत से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज बस इतना ही। आपने मेरी बातों बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल। साधु।